हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेकर के आने का, तो मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल पूरा करूंगी। आज हम हिंदी की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। एक क्लास में पूरी हिंदी खत्म करेंगे और वादा करती हूँ कि अगर आपने इससे पहले भी कुछ नहीं पढ़ा है हिंदी में तो आज आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं और आपको ये घोलकर पी जाने हैं। जिस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी हिंदी के, बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको आपके एग्जाम में इनसे मिलने वाली है। बस आपके लिए शर्त ये है कि आपको क्लास पूरी देखनी है और ईयरफोन लगा करके घर में किसी रूम में बंद होकर के बैठ जाइए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लीजिए। एक क्लास में पूरी हिंदी खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत में ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर ले। बीच में हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आज ज़ोरों शोरों से पढ़ाई होने वाली है। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए। आज की मैराथन क्लास बिल्कुल धुआंधार होने वाली है। आर यू रेडी गाइस? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज मजा आ जाने वाला है। बहुत अच्छे आपके लिए नोट्स बनाए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। और ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। चलिए गाइस, फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो पहला चैप्टर है आपका कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आपको उनका आंसर करना है, वो पूरा तरीका आपके बिल्कुल सामने है। सबसे पहले देखेंगे कहानी क्या होती है, ठीक है। कहानी की परिभाषा कह लीजिए या कहानी का अर्थ कह लीजिए, पूछा जाता है आपके एग्जाम पेपर में। तो चलिए जानते हैं कहानी क्या है। दोस्तों, कहानी वह रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जीवन के किसी एक अंश, यहाँ पर आप कर लीजिए एक के बाद, ठीक है, यहाँ अंश कर लीजिए। जीवन के किसी भी अंश को या मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली रचना को ही हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि वह रचना जिसमें जीवन के किसी भी एक अंश या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम कहानी कहते हैं। और दूसरी परिभाषा ये है, आपको जो अच्छी लगे आप उसको याद कर लीजिए और वही अपने एग्जाम पेपर में लिखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, तभी मैं इसको इतनी तवज्जो दे रही हूँ। और यहाँ पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाए कम से कम शब्दों में, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना का मार्मिक वर्णन किया जाता है। क्या कहा यहाँ पर कि हिंदी जो है वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा होती है जिसमें किसी पात्र की, घटना या भाव, संवेदना का मार्मिक वर्णन किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा या सुनी होगी कभी कहानी, तो आप जानते हैं उसमें कोई ना कोई पात्र होते हैं, यानी जिनके चारों ओर इर्द गिर्द कोई कहानी घूमती रहती है, तो वे होते हैं उसके पात्र, यानी जो उसमें किरदार निभाते हैं। फिर कोई ना कोई घटना होती है, भाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इन्हीं सब का मार्मिक वर्णन क्या कहलाता है? कहानी कहलाता है। और यह साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा भी है। तो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल थम्स अप करते रहिए जिसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता रहे और पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, ठीक है। चलिए फिर अब हम जानेंगे कहानी के रूप कितने होते हैं। कहानी के रूप कितने होते हैं पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, कहानी के 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? पहला है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक रूप। और दूसरा क्या होगा? सामाजिक। और तीसरा होगा धार्मिक।
तो 3 रूप होते हैं कहानी के, कौन कौन से? ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक, यानी जिसमें इतिहास का वर्णन हो वो रूप क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। जिसमें समाज का वर्णन हो कहानी का वह रूप कहलाता है सामाजिक, और जिसमें धर्म का वर्णन हो वह कहलाता है धार्मिक। तो कहानी के तीनों रूप आई होप आपको क्लियर हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहानी के भेद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, कहानी के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कहानी के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? चारों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कौन कौन से भेद होते हैं? पहली होती है घटना प्रधान कहानी। और हाँ गाइज, मैं आपको बीच में एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप अपने फ़ोन से क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए वीडियो की। यहाँ से आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी दी जा रही है वीडियो की, तो नेटवर्क की वजह से आपके वहाँ पर हो सकता है कम हो, तो उसको बढ़ा लीजिए क्वालिटी को अगर कम आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि घटना प्रधान कहानी होती है। पहला अगर बात करें भेद इसका होता है क्या? घटना प्रधान कहानी, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? चरित्र प्रधान कहानी। और तीसरी होती है समस्या प्रधान कहानी। और चौथी है भाव प्रधान कहानी। तो ये 4 भेद होते हैं कहानी के। आप चारों को इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे? कि घटना, चरित्र, समस्या, भाव, ठीक है। घटना, चरित्र, समस्या, भाव, ये 4 भेद होते हैं कहानी के, ठीक है। ये 4 भेद होते हैं कहानी के। उदाहरण भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आप उदाहरण लिख सके उसका ज़रूर लिखिए, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है। तो उदाहरण क्या होते हैं कहानी के? जैसे छोटा जादूगर, राजधर्म, 2 बैलों की कथा, ठीक है, गोदान, ये सभी कहानी है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना होगा। कहानी के भेद आपको पता चल गए, ऑलराइट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है आज ही। अब यहाँ पर हम देखेंगे कहानी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी कहानी को पढ़ना, सुनाना, ठीक है, या सुनना, इन सभी के उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें, पहला होता है और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। कल्पना का और तर्क शक्ति का विकास करना कहानी का उद्देश्य होता है। तभी तो छोटे बच्चों को कहानी से सभी चीज़ें सिखाई जाती है, ताकि वो कल्पना करके और अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा सके, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर उनमें आ जाती है। सेकंड आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोरी का, कहानी का उद्देश्य क्या है कि कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। कहानी सुनने का उद्देश्य क्या होगा कि सभी चीज़ों को याद रखना और उसके प्रति भी जागरूक या रुचि जागृत करना, ठीक है। तीसरा होता है नैतिक आदर्शों, जीवन मूल्यों का विकास करना, यानी नैतिक आदर्श का और अपने जीवन में मूल्यों का विकास करना भी कहानी का उद्देश्य होता है। लोक कथा द्वारा शिष्टाचारी बनाना और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। समस्या समाधान कौशल का विकास कैसे हो सकता है कहानी से? कि भाई जैसे आपने अभी जाना था थोड़ी देर पहले कि कहानी तर्क शक्ति का विकास करती है, तो जब तर्क शक्ति का विकास हो जाएगा तो समस्या समाधान कौशल तो अपने आप में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। समस्या समाधान कौशल तो अपने आप में विकसित हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गए कहानी के उद्देश्य। पहला चैप्टर लगभग खत्म होने को है बहुत ही आराम के साथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों लोक कथा के बारे में। लोक कथा क्या होती है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोक कथा किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं कहावतों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लोक कथा क्या होती है कि मानव समूह एक साथ उसको साझी अभिव्यक्ति करता है, उसको गाता है, सुनाता है, ठीक है, उसे ही हम लोक कथा कहते हैं। और रोचक प्रसंग क्या होता है? रोचकता से भरी हुई सूक्ष्म व्याख्या को हम रोचक प्रसंग कह देते हैं। क्या होता है रोचक प्रसंग? कि रोचकता से भरी हुई कोई भी सूक्ष्म व्याख्या यानी छोटी व्याख्या
उसको हम रोचक प्रसंग कह देते हैं। ठीक है, तो आपको रोचक प्रसंग पता चल गया, लोक कथा पता चल गया, कहानी, कहानी के रूप, भेद और उद्देश्य, ये चीज़ें आप जान चुके हैं और आपका पहला चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। जितना मैं आपको बताऊँ इनको घोलकर पी लीजिए, आपका बस ये समझ लीजिए कि इनको याद कर लिया तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया नंबर से इसमें पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमने वही चीज़ें जो मेन है बार बार रिपीट होती है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। चलिए अब हम बिना देरी किए चैप्टर सेकंड पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सभी चैप्टर आज ही इसी क्लास में ख़त्म करने हैं। चलिए सेकंड चैप्टर पर आते हैं। क्या है सेकंड चैप्टर? परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटना एवं अनुभव। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन हम करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है आपके लिए। परिवेशीय विषय क्या होता है? दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं, सोशल एनिमल होता है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक सोशल एनिमल्स होते हैं सभी। तो समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापों में जहां अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी माध्यम बनता है। ठीक है, एक मनुष्य क्या होता है कि जहां वो अपना विकास करता है, साथ ही साथ वो एक माध्यम बनता है समाज का विकास का भी, क्योंकि अफेक्ट करता है एक एक समाज में रहने वाला एक एक प्राणी समाज को अफेक्ट करता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही तो, परिवार से मिलकर ही तो समाज बनता है, व्यक्ति से मिलकर बना परिवार और परिवार से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि परिवेशीय विषय का तात्पर्य है वातावरण, माहौल, जिस वातावरण में वह रहता है उससे है। परिवेश का मतलब क्या होता है? जहाँ वो रहता है उसका वातावरण, जिस वातावरण में, माहौल में वो रहता है उसे ही परिवेश कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य के आसपास क्या होता है? उसका समाज होता है। जो भी वो कार्य करेगा उसका सीधा सीधा असर उसके समाज पर भी पड़ेगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ हम गद्य पद्य से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल कर आती है वह है उच्चारण दोष के कारण। ठीक है, उच्चारण दोष के कारण बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। गद्य पद्य वैसे आपकी डिटेल्ड क्लास इन सभी की नीलम मैम ले चुकी है। ठीक है, सभी चैप्टर्स की आपकी नीलम मैम क्लास ले चुकी है। यहाँ पर आपका सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए यहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं चीज़ों का केवल। तो उच्चारण के दोष के क्या कारण होते हैं, चलिए जानते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण दोष के कारण निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या? अगर पहला देखें तो हिंदी ध्वनि व उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, यानी हिंदी ध्वनि का जब ज्ञान ही पूरा नहीं होगा तो उच्चारण में तो गलती होनी तय है। ठीक है, जब उसका ज्ञान ही अपूर्ण है तो फिर उच्चारण में गलतियां होगी। और फिर यदि उच्चारण स्थानों का भी नहीं पता है कि कौन से कंठ्य वर्ण है, ठीक है, और कौन से तालव्य है, तो अगर इनका ही आप कह लीजिए कि इनका ही ज्ञान किसी को नहीं है तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पर क्या होता है, फिर उच्चारण गलत होने का कारण बन जाता है ये सभी चीज़ें। दूसरा होता है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव होना। तीसरा क्या है? शारीरिक विकार। शारीरिक विकार मतलब यदि उसकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जीवा में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो सही नहीं उच्चारण कर पाएगा, तो शारीरिक विकार भी हो सकता है। चौथा क्या है? शुद्ध अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, किसी किसी से शुद्ध बोला ही नहीं जाता तो ये भी दोष है। गति का ज्ञान न होना कि कहाँ पर कितनी देर ठहरना है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ बोलना है, कहाँ पर उतार होना है, कहाँ पर चढ़ाव होना है बोलते वक्त, इन चीज़ों को यदि ध्यान नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है तो ये सभी आते हैं उच्चारण के दोष के अंतर्गत। ये 5 याद कर लीजिएगा, 5 बहुत है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बड़े से बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चलिए अगला चैप्टर आ जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है। चैप्टर का नाम है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति से आप समझते क्या है। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, चलिए जाने। अभिव्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करना। अभिव्यक्ति क्या होता है? जो भी हमारे मन में भाव या विचार चल रहे होते हैं
उनको किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। और ये 3 प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरे किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। तो अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा क्या है? लिखित, तीसरा क्या है? सांकेतिक। ठीक है, 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। मौखिक रूप से यानी बोलकर, दूसरा है लिखित रूप से यानी शब्दों का इस्तेमाल करके लिखित रूप में, सांकेतिक होता है यानी हाव भाव इशारों के द्वारा बताना, बिना बोले बिना लिखे अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से उसे बताना, इशारों से समझाना, ये होता है सांकेतिक। ठीक है, अभिव्यक्ति। तो 3 प्रकार हो गए, याद हो गया आपको अभिव्यक्ति क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। और अभिव्यक्ति हम 3 तरह से कर सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले चैप्टर पर हम बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। नाम है चैप्टर का गद्य पद वाक्यांश विराम चिन्ह सामान्य ध्वनि। सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, परेशान होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। 5वें चैप्टर पर हम आ चुके हैं, सभी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करें फिर। सबसे पहले हम जानेंगे ध्वनि शब्द वाक्यों की समझ बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें ध्वनि की, शब्द की या वाक्यों की समझ बढ़ानी है तो किन किन बातें ऐसी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर स्लैश लगाकर मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वाक्यों की समझ बढ़ाने के लिए तो भी आपको यही आंसर करना है। अगर पूछ लिया जाए ध्वनि की समझ बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो भी आप इन्हें लिखेंगे। अगर शब्द करके पूछ लिया जाए तो भी आप इन्हें ही लिखेंगे। ओके, समझ गए आप सभी? तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। पहली क्या है? भाषा में सरलता व मधुरता हो। ठीक है, क्योंकि सरलता से बात कही गई होगी, यदि मधुरता होगी, सरल होगी बात, तो समझ ज़्यादा आएगी, सामने वाले को समझ बहुत आसानी से आएगी। यदि हम सरल शब्दों का यूज़ करेंगे सामने वाले की समझ बढ़ेगी, उसको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी क्या बात है? ध्वनि स्पष्ट हो तो भी समझ बढ़ेगी, सामने वाले को बहुत अच्छे ढंग से बातें समझ में आएगी। अगर ध्वनि स्पष्ट नहीं है, मैं ऐसे आपके सामने बोलने लगूं कि ध्वनि स्पष्ट हो, तो क्या आपको समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ध्वनि स्पष्ट नहीं है, आप तक मेरी बात सही ढंग से नहीं पहुंच रही है, तो फिर समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो हमें यदि समझ बढ़ानी है तो क्या करना होगा? ध्वनि का, शब्दों का, वाक्यों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना होगा। ठीक है, स्पष्ट बोलना होगा उनको, ताकि सामने वाले को एक बार सुनकर ही समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध उच्चारण करना, कि जितने भी शब्द आप बोले उनका शुद्ध उच्चारण करें, सामने वाले को अपने आप ही समझ आ जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है? विराम चिन्ह की जानकारी होना। विराम चिन्ह की जानकारी उच्चारण करने में क्या जरूरी है, क्या जरूरत पड़ती है विराम चिन्ह की उच्चारण करने में। यदि हम लिखने की बात कर रहे हैं तब तो चलो मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पर कोमा लगाना है। क्या बोलने में भी इनका यूज करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे? कि यदि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आप समझते हैं कि जो अर्ध विराम होता है उसका मतलब क्या होता है कि पूर्ण विराम से आधे समय के लिए रुकना। रुकना मतलब वहाँ पर थोड़े समय के लिए ठहरना। ठहरना क्यों पड़ता है? ताकि सामने वाले को बात अच्छे से समझ में आए और अच्छे ढंग से उसको समझ में आए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर जो भी चैप्टर अभी पढ़ा रही हूँ, यदि मैं उसमें छोटा सा भी कहीं पर विराम ना लूँ तो क्या आपको बात इतने सही तरीके से समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक बार बोलकर ही दिखा देती हूँ। जैसे भाषा में सरलता व मधुरता हो, ध्वनि स्पष्ट हो, शुद्ध उच्चारण हो, विराम चिन्ह की जानकारी। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने तो यही सेम बात बोली जो भी बोली थी। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने बोलते वक्त यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। अगर मैं बीच में थोड़ा थोड़ा विराम लेके जहाँ विराम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर विराम का प्रयोग करूँ, विराम चिन्हों का प्रयोग करूँ, तो उससे क्या होगा कि बहुत ही सरलता से सामने वाले को सभी बातें आसानी से समझ आ जाएगी। और लास्ट पॉइंट क्या है? स्वर का उतार और चढ़ाव ज्ञान।
यानी बोलते वक्त आपने देखा होगा कि किसी वर्ड पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ और कहीं बहुत आसानी से बोल जाती हूँ, तो वो क्या होता है, स्वर का उतार चढ़ाव। यानी बोलते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द ऐसा है जहाँ पर हमें ज़्यादा जोर देकर बोलना है, ठीक है, अपनी बात को और अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान हो गया, आपको समझ में आ गया किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझ बढ़ाने के लिए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कर जाएंगे। इतना मैं मान के चलूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहिए दोस्तों, ठीक है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे की क्लासेस फिर मैं उसी तरीके से आपकी कंटिन्यू करूंगी। सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस लेने की मैं अभी तैयारी में हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। विराम चिन्ह की बात क्या करें, वैसे तो मैं आपको बिना इसके आए ही सभी बातें इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर बात आई है तो चलिए करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। विराम चिन्ह क्या होता है, चलिए जाने। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, जैसा मैंने अभी आपको बताया। विश्राम भी बोल सकते हैं या रुकना, ठहराव, विश्राम या रुकना। वाक्य लिखते समय या बोलते समय विराम को प्रकट करने के लिए क्या लगाया जाता है, विराम चिन्ह लगाया जाता है। यदि हम लिख रहे हैं तो विराम चिन्ह का लिख कर दिखाएंगे, उसको प्रयोग करेंगे। बोलते वक्त ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि अपनी बात खत्म करने के बाद कि पूर्ण विराम, तभी सामने वाले को समझ में आए कि इसकी बात खत्म हो गई, नहीं, उनका हम वैसे ही प्रयोग कर जाते हैं। लेकिन लिखने में हमें दिखाना होता है कि विराम चिन्ह किस तरीके के होते हैं और कहाँ कौन सा प्रयोग करना है। एक बार और समझते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समान ध्वनि की। समान ध्वनि से क्या आप समझते हैं, समान ध्वनि से आप क्या समझते हैं, चलिए अब जानेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो अब समझ जाएंगे। उच्चारण में लगभग समानता का आभास कराने वाले शब्दों को समान ध्वनि कहते हैं। इनके अर्थ में विभिन्नता होती है, व वर्तनी भी थोड़ी भिन्न होती है। यानी क्या कहा गया है कि ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन शब्दों की ध्वनि कुछ कुछ समानता का आभास कराती है, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बोलते वक्त क्या लगता है कि जैसे हम कोई सेम शब्द ही या कोई एक जैसा ही समान शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है। लेकिन उनकी जब वर्तनी की बात करें, यानी उनकी स्पेलिंग की अगर बात करें, तो वो अलग होती है, वो भिन्न होती है। तो उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं समान ध्वनि। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है। अगर आपसे समान ध्वनि पूछी जाए तो उसके उदाहरण भी दे करके आइएगा, तो आपको और अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए जानते हैं, समान ध्वनि के शब्द इधर है और ये इनके अर्थ है, क्योंकि अलग अलग अर्थ होता है हर एक शब्द का। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है, सेम साउंड आती है कि जैसे एक ही वर्ड हो। जैसे अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, ठीक है। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन बोलने में एक जैसा लगा। अब दीन और दिन है ना, वर्तनी में इनका डिफरेंस हो गया। इधर बड़ी की मात्रा है, इधर छोटू की मात्रा है, तो वर्तनी में डिफरेंस है, लेकिन बोलने में कुछ कुछ एक जैसा लगता है, लगभग लगभग समान लगता है। जैसे दीन और दिन, तो दीन का मतलब हो जाता है गरीब और दिन का मतलब हो जाता है दिवस। तो आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी अर्थ बदल देता है। जैसे सूर और शूर, तो इसका मतलब हो जाता है सूर्य और इसका मतलब हो जाता है पैसा। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि समान ध्वनि वाले शब्द कैसे होते हैं। अगर पूछा जाए तो आपको कैसे आंसर करना है, आपको आई होप अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। अगला चैप्टर आ जाता है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पद। सभी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। चलिए जाने उपसर्ग क्या होते हैं, शुरुआत यहाँ से करेंगे, फिर प्रत्यय, फिर सामासिक पद। सभी चीजें साथ साथ करके कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देखिए और समझिए कि उपसर्ग किस शब्द से मिलकर के बना होता है। दोस्तों उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना होता है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, उप का मतलब क्या होता है, समीप यानी पास। और सर्ग का मतलब हो जाना है, होता है ले जाना, यानी समीप ले जाना या पास ले जाना।
किसके, वो हम आगे बात करेंगे। पहले आपने समझ लिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं, आप क्या बताएंगे कि उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है ले जाना, यानी समीप ले जाना। उपसर्ग का अर्थ हो जाता है समीप ले जाना। परिभाषा हम इसकी देखें क्या होते हैं उपसर्ग, तो जो शब्दांश शब्द के पूर्व में लगकर, यानी शब्द के पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं उपसर्ग। ठीक है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं जो शब्द किसी अन्य शब्द के या मूल शब्द के शुरुआत में लगकर या पूर्व में लगकर या पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर पूछ लिया जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये एडिशनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं संस्कृत के, कौन कौन से होते हैं हिंदी के, लेकिन इतना डीप नहीं जाता है, आपको ये बात बस ध्यान रखनी है। अब चलिए, अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों उपसर्ग का। उपसर्ग का उदाहरण यहाँ आप देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ देखना है दुकान, ठीक है, और दुबला, ये हो जाता है इसका उपसर्ग। यदि आप बात करें, जैसे कान लिखा हुआ है, तो कान में यदि हम दू जोड़ दे, ठीक है, दू क्या है, उपसर्ग है, दू क्या है, उपसर्ग है, यहाँ देखिए, और उसमें यदि हम कान में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, दुकान। ठीक है, और दुबला में अगर दू जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, दू का मतलब दुबला। अगर दू का अर्थ आपको जानना है तो दू का अर्थ होता है बुरा या फिर अभाव। यदि इसी तरीके से बिन का मतलब समझना है तो निषेध, सु का मतलब हो जाता है सुंदर। लेकिन हमें अर्थ यहाँ पर नहीं देखना है, आप चाहे तो इसको बताने के लिए आपके है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि दू का अर्थ, दू उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। लेकिन यहाँ आप उपसर्ग और सीधा उदाहरण देखिए। ठीक है, जो मैं अभी समझा रही हूँ वो सीधा उदाहरण आप देखिए। दू उपसर्ग लगा किसमें, कान मूल शब्द में, तो क्या बन गया, दुकान। दू उपसर्ग लगा बला शब्द में, तो क्या बन गया, दुबला, अर्थ बदल गया। बिन लगा किसमें, देखा, तो क्या बन गया, बिन देखा। बिन जाना, सु लगा पात्र में, तो क्या बन गया, सुपात्र बन गया। सु लगा पूत में, तो क्या बन गया, सपूत बन गया। क्लियर हो गया अब आपको इन एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे से आई होप एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग आपने जान लिया, शुरुआत में लगता था, तो प्रत्यय क्या होगा, उसका उल्टा होगा। प्रत्यय का मतलब क्या हो जाएगा कि जो वे शब्द जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं प्रत्यय। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से बताते रहिए साथ साथ दोस्तों, आपको समझ आ रहा है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। जो फ्रेंड्स मेरे नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करना आपको भूलना नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा मोटिवेशन भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि मैं लास्ट टाइम तक आपके साथ आपका हाथ पकड़ के खड़ी रहूं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए प्रत्यय का। प्रत्यय दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें जो पीछे वाला शब्द है वो देखना है, अंत वाला। तो यहाँ क्या है, आवट। आवट किस में जुड़ा, सज मूल शब्द में। ठीक है, सज मूल शब्द में आवट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सजावट। ठीक है, तो इस प्रकार इसने यहाँ पर पूरा अर्थ बदल दिया और ये हो जाता है प्रत्यय का उदाहरण। दोस्तों प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, ये भी आप साथ में जान लीजिए। प्रत्यय के प्रकार यदि पूछ लिए जाए तो आप बता पाएंगे। प्रत्यय का एक प्रकार होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि कृत प्रत्यय के यदि भेद पूछ लिया जाए कितने होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा, तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तद्धित के 8 भेद होते हैं। ठीक है, बस ये नहीं जानना कौन कौन से, अभी आप इतना समझिए, कृत प्रत्यय के 5 और तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और आगे जानेंगे दोस्तों कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि अगर पूछा जाए तो आप उनको बता पाए। जरा जरा से इनके बारे में जान लेते हैं।
कृत प्रत्यय कर्ता कर्म करण भाव विशेषण को कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। तद्धित प्रत्यय वो शब्द जो संज्ञा स्वर्णाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो था इसी चैप्टर का सामासिक पद, यहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानेंगे सामासिक पद क्या होते हैं। दोस्तों, सामासिक पद उन पदों को कहते हैं जिन दो पदों में समास होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? सामासिक पद कह देते हैं। जिन दो पदों में समास होता है उन्हें सामासिक पद कह देते हैं। जैसे सामासिक दो शब्दों के मेल से बना है, समास प्लस इक, ठीक है, और विद्या प्लस आल्य, तो इसमें दो पद हुए, ठीक है, एक तो विद्या और दूसरा आल्य, तो जुड़कर क्या बन गया? विद्यालय। माता पिता, माता और पिता जुड़कर माता पिता बन गया। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया सामासिक पद क्या होता है। अब हम समझेंगे समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, ये आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलना है समास को। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ऐसे भी बोल सकते हैं, और जो यहाँ लिखा हुआ है वह भी बोल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर कोई नया शब्द बना देते हैं तो उसे हम समास कह देते हैं। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का दोस्तों आप समझते होंगे अर्थ होता है अलग करना, और समास का अर्थ क्या होता है? जोड़ा हुआ, ठीक है, जोड़ना। अभी हमने देखा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बने तो समास हो जाता है, लेकिन विग्रह का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। तो समासिक पद को अलग अलग करना, ठीक है, यानी जो ये जुड़े हुए शब्द थे उनको अलग अलग करना, उनका विग्रह करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। सामासिक पद को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? और एक नोट यहाँ पर आप समझिए कि सामासिक पद के बीच में आने वाली विभक्तियां परसर्ग योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा किस तरह से। अभी आपने जाना कि समास क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये बातें समझ में आ गई। तो अब हम जानेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि समास के भेद कितने होते हैं। आपको याद रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? अभी जानेंगे, अभी सिर्फ आपको नाम देखना है, इस टेबल पर फोकस करना है पूरा। अव्ययी भाव समास पहला टाइप। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाता है कर्मधारय समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। पांचवा हो जाता है द्वंद्व समास, और छठा हो जाता है बहुव्रीहि समास। कितने हो गए? 6। क्या बताया था हमने? 6 ही भेद होते हैं। पता चल गया कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। याद रखना है आपको इन सभी के बारे में, ठीक है। और अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अव्ययी भाव समास होता है, कौन सा तत्पुरुष, बहुत आसानी से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी साथ साथ में, कि जैसा हमने जाना कर्मधारय और द्विगु समास, ये 2 भेद जो हमने जाने, इनको यदि हम एक किसी समास के अंदर डालना चाहे तो तत्पुरुष के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, लेकिन हम अलग अलग लिखते हैं। अगर हम चाहे तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाते हैं, लेकिन हम फिर भी 6 भेद मानते हैं, इनको अलग अलग करके ही लिखते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक कर इन सभी के बारे में जानेंगे। क्या होता है अव्ययी भाव समास, क्या होता है द्वंद्व समास, क्या होता है तत्पुरुष समास, सब जानेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो चलिए अब जान लेंगे कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि जिनमें प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय व दूसरा पद जातिवाचक संज्ञा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, कैसे? चलिए जाने, एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये है यहाँ पर अव्ययी भाव समास। कैसे पता चलेगा? जैसे प्रतिदिन,
एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जितने भी उपसर्ग होते हैं ना, जैसे परती, ठीक है, परती, भर, आ, इस तरह के जितने भी उपसर्ग होते हैं, जहां भी आप ये दिख जाए तो आपको क्या कर देना है, वहां पर अव्ययी भाव समास पर टिक कर देना है कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भरकर, आ जन्म यानी जन्म से पहले। तो इस तरह के जितने भी आपको शब्द देखने को मिलेंगे जिनमें कि क्या किया गया है, प्रथम पद प्रधान है, जैसे प्रति, भर और आ, ये सभी क्या है, प्रधान है यहाँ पर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास ये हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, किसे कहते हैं तत्पुरुष समास? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब दूसरा, इससे पहले क्या था, प्रथम पद प्रधान था, अब क्या है, उत्तर पद यानी बाद वाला, उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे कर्म के अधिकरण कारक तक विभक्ति का लोप होता है, इनके 6 भेद होते हैं। इसमें दोस्तों जिन भी शब्दों में विभक्ति आएगी वो आप समझ लेना तत्पुरुष समास है। जैसे का, की, के, ठीक है, इस तरीके से कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाली विभक्तियाँ जितनी जिसके भी अंदर आ जाएगी तो आप समझ जाना कि वे तत्पुरुष समास है। अब चलिए जानते हैं, इसके उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राजकुमार, तो इसमें जो कुमार शब्द है ये वाला, तो ये वाला पद इसमें क्या है, प्रधान है। जैसे राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार। गगनचुंबी, गगन को चूंबने वाला, ठीक है। तो इस तरह के जितने आपको एग्जाम्पल्स हो गए, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इनकी पूरी की पूरी लिस्ट की और ज़्यादा इसके अंदर एग्जाम्पल्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद बताना ये चीज़, ठीक है, जिससे मुझे याद रहे। तो क्लास के ख़त्म होने के बाद यदि आप चाहते हैं कि सभी समास के अलग अलग और खूब सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए जिससे और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अब चलिए तीसरा टाइप हम देखेंगे, कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास, क्या पहचान है इसकी? तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा व सर्वनाम होता है। या तो ऐसे पहचान कर लो, या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का संबंध हो, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरणों वाला, ठीक है, कमल चरण, कमल के समान चरण है। तो इस तरीके से हम, या क्या हो रहा है यहाँ पर, विशेष्य विशेषण है कि कमल, कमल के समान उसके चरण है, उसके पैर कैसे है, कमल के समान है। अब कह लीजिए कि मृग नैनी, कि मृग के समान उसके नयन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तुलना की जा रही है उपमेय की, उपमान में, कि उसके जैसे उसके कमल के जैसे उसके चरण हैं, ठीक है, मृग के जैसे उसके नयन हैं। तो यदि इस तरह के आपको विशेषण विशेष्य दिखे, किसी की तारीफ होती हुई दिखे, उपमेय उपमान का लोप यहाँ पर दिखे, तो आप समझ जाना वहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला फोर्थ टाइप हम देखेंगे। फोर्थ टाइप क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसकी क्या पहचान है? तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, बहुत आसानी से पहचानना, जिसका पहला पद जो है संख्या का बोध कराता हो, संख्या दर्शाता हो, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए तिरंगा, तिरंगा में क्या है, तिरंगा में आप देखेंगे तो क्या दर्शा रहा है, यदि तिरंगा का मतलब जाने, यानी 3 रंगों का समूह। तो 3 क्या दर्शा रहा है, 3 क्या है, इसमें संख्यावाचक है। तो जहां भी संख्या आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां तो भाई द्विगु समास है। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो 4 आ गया, 4 क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक शब्द इसमें आ गया, तो समझ जाइए द्विगु समास है। जहां भी आपको संख्या दिख जाए, चौराहा, ठीक है, पंचरंगी, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, तिरंगा, ओके, तो ये सब कैसे हो जाते हैं, द्विगु समास हो जाते हैं। अगला टाइप हम देखेंगे, 5वां, द्वंद्व समास। इसको भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। कैसे? आप सभी लोगों को मज़ा तो आ रहा है ना क्लास लेते हुए, ठीक है, बताइए सभी लोग, अच्छी लग रही है क्लास, समझ आ रहा है सभी कुछ? ओके, वेल डन, वेल डन। चलिए, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों कौन से? प्रथम पद भी और
उत्तर पद भी, ठीक है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों प्रधान होते हैं और उनके बीच में हम और, अथवा, या, एवं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब उनको अलग करते हैं तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्म ठंडा, तो हम क्या लिखेंगे, गर्म या ठंडा या गरम, ठीक है, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। दिन रात, दिन और रात। तो आपने देखा यहाँ पर एक और पहचान मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर इस वाले चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ये होता है दोस्तों संयोजक चिन्ह कह लीजिए, ठीक है, या फिर विग्रह चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, इन नामों से हम इस चिन्ह को जानते हैं। तो जहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए तो आपको वहाँ कौन सा समास लगा देना है, सीधा सीधा आंख बंद करके द्वंद समास का प्रयोग वहाँ पर आपको कर देना है। समझ में आ गई बात। अब चलिए, अब हम लास्ट टाइप इसका देखेंगे समास का, क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या हो जाता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद साधारण अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करे, वहाँ क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। यानी दोनों शब्द मिलकर के क्या करे, किसी तीसरा ही कोई नया अर्थ निकाले तो उसको हम कह देते हैं बहुव्रीहि समास। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखेंगे कि जितने भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें होगी वो यहाँ पर वे शब्द देखने को मिलेगी। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका यानी लंबा पेट है, वो क्या हो जाते हैं, गणेश हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का लोप हो गया। बात तो हम कर रहे थे कि लंबा है उदर जिसका, लेकिन किसकी पहचान इससे होती है, लंबे पेट से, लंबे उदर से, तो किसकी होती है, गणेश जी की होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बात तो इतनी हुई थी, लेकिन अपने आप ही कोई तीसरा नया अर्थ निकल गया कि भाई ये तो हम शिव जी को बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से इनका आपस में संबंध है और कैसे आप पहचानेंगे बहुव्रीहि समास को, क्योंकि जहाँ दोनों पद मिल करके किसी अन्य तीसरा ही अर्थ प्रकट करे उसको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। क्लियर, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। क्या नाम है चैप्टर का, यहाँ आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो 7th चैप्टर में आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग और काल, इन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। 7th चैप्टर है, बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर आपका यहीं से हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होती है, उसके भेद कौन से हैं और कैसे कैसे आप पता करेंगे कि कौन सी संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, सब पता चल जाएगा आपको इस क्लास के बाद। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी और भाव के नाम को आप क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं, नाउन। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश की क्लास जब ली थी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो वहीं से आपको कवर हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब मैं पूरा ही हिंदी कंप्लीट यहाँ पर करा रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब चीज़ें आपके साथ कवर होगी। तो बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 भेद हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी यहाँ क्या अलग है कि किसी विशेष के बारे में, ठीक है, किसी विशेष के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, लेकिन विशेष होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, किसी एक के बारे में ही बात होनी चाहिए। तो जब विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध हो तो वहाँ क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे, चंदन। चंदन कोई एक विशेष व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजेश कोई एक अलग इंसान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अपनी अलग पहचान है। दिल्ली एक अपने आप में एक अलग शहर है। अगर दिल्ली बोलेंगे तो आपको कोई और शहर तक दिमाग में नहीं आएगा, सिर्फ वही आएगा, ठीक है। तो उसकी अपनी एक अलग पहचान है, वो अपने आप में विशेष है। व्यक्ति कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए, स्थान कह लीजिए, यानी किसी का भी नाम हो, ठीक है। तो जब हम उसको विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराए कोई भी शब्द, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। बात करें जब जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन शब्दों में एक ही प्रकार के अनेक
वस्तुएं, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध हो। यानी क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक ही परिकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु, इन सभी का बोध हो, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कैसे पहचान करें? तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक से अधिक अनेक प्राणी, वस्तु का बोध जहाँ भी हो जाए, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के थ्रू आप समझेंगे, लड़का। अगर मैंने लड़का बोला तो क्या पहचान है कि कौन से लड़के की मैं बात कर रही हूँ? नहीं, मैं पूरी जाति की बात कर रही हूँ। लड़का पूरी जाति है, लड़का सभी लड़के से में आ जाते हैं। लड़की बोला तो पूरी जाति है, ठीक है, सभी लड़कियां हैं। अगर लड़की की बात करें, जितने भी फीमेल्स हैं, पशु, सभी पशु आ जाते हैं। पशु में नगर, सभी आ जाते हैं। दिल्ली हो, मेरठ हो, आगरा हो, सभी नगर में आ जाएंगे। कोई विशेष की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हम कर रहे हैं, एक प्रकार की जाति की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? ठीक है, थम्स अप करते रहिए, बीच बीच में उत्साहवर्धन करते रहिए, मेरा भी और अपना भी। तीसरा और आखिरी टाइप क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से व्यक्ति के गुण या भाव विशेष का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर गुण का, दोष का, भाव का बोध हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे क्रोध हो गया, क्रोध गुस्सा भाव है, ठीक है, गुस्सा क्या है? एक भाव है। मिठास क्या है? भाव है। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं ना सिर्फ। प्रेम क्या है? एक भाव है, इसको भी आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ये ठीक है, ये क्या है? भाव है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा की यही पहचान है। क्लियर हो गया? अब चलिए, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब सबका, नाम तो नाम होता है सबका नाम। इसका क्या मतलब है? अगर परिभाषा देखें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भेद इसके पूछे जाते हैं, तो भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे समास के 6 भेद थे, तो सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से, पहचान कैसे होगी, परिभाषा क्या होगी, सब जानेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। पता चल गया आपको, दो शब्दों के मेल से बना सर्वनाम, सर्व और नाम, यानी सबका नाम। परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको हम प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एक एक कर सभी टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिनकी हमने बात की कि 6 होते हैं। तो कौन से है वे 6? पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला भेद इसका। पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य उत्तम, मध्यम और अन्य, इन तीनों पुरुषों से है। 3 तरह के पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी जहां पर मैं, तुम, ठीक है, वे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वे क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बात की गई है, मैं चाय पी रहा हूँ, तो मैं कैसा सर्वनाम है? मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अंदर पूछा जाए कि कौन सा पुरुष है उत्तम, मध्यम और अन्य में, तो कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर किसी दूसरे के बारे में, और यहाँ पर किसी अन्य तीसरे के बारे में बात की जा रही है। तो अब तीनों के बीच बात आपको समझ में आ गई, कैसे हम सब पहचानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है भेद? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों में अपनापन का बोध हो, ठीक है, जिन शब्दों में अपनापन का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। या फिर आप कह लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द यूज हो जिनमें हम निजता का बोध होता हो, यानी अपने आप से रिलेटेड हो, जैसे स्वयं, अपने आप, ठीक है, खुद, इस तरह के वर्ड जहां आपको दिख जाए, स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, तुम स्वयं चले जाओ, भले ही वो तुम के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन क्या यूज हुआ है? स्वयं। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो अपने याद आ गया, तो अपनेपन का एहसास हो रहा है ना यहाँ पर, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा टाइप आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी जाति, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी हमें पक्का पता है कि ये वस्तु, व्यक्ति कौन है,
जहाँ हमें बिल्कुल उसके बारे में निश्चित हो जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली हमें पता है कि ये क्या है, उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी पहचान कैसे शब्दों से होगी, वहाँ ऐसे शब्द यूज होंगे, यह, वह, इसने, उसको आदि, ठीक है, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि ये काम किसने किया है, यह काम इसने किया है, तो इस तरीके से हमें पहचान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण के थ्रू आप देखिए, यह कलम मेरी है, तो कैसे पता चला कि कौन सी कलम है, तो यह कलम की बात कर दी कि पर्टिकुलर यही वाली जो कलम है ना, यही है मेरी, तो यहाँ पर पता चल गया, निश्चित है बात कि भाई हाँ यही वाली कलम है जो मेरी है। तो इस तरह के शब्दों से आप पहचान करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम वही कहलाते हैं। फोर्थ टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक का उल्टा। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध जहां ना हो उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, इस तरह के शब्दों का यदि कहीं प्रयोग होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यहाँ मुझे कोई नहीं मिला, बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है, तो हमें नहीं पता क्या गिरा है, जब निकालेंगे तभी तो देखेंगे, अभी नहीं पता। बाहर कोई खड़ा है, अभी नहीं पता कौन खड़ा है, बाहर जाएंगे तब पता चलेगा, तब निश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है, तो कोई का मतलब यानी हमें नहीं पता है कौन खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला पांचवा टाइप क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में यानी जरूरी बात है कि अगर यहाँ इसके नाम में ही संबंध आ गया तो यानी कुछ ना कुछ तो संबंध दर्शाने वाला है। जिन शब्दों के बीच में संबंध स्थापित किया जाए वहाँ हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ज्यों त्यों, इस तरह के वर्ड, जैसे तैसे, ऐसे कुछ वर्ड अगर यूज होते हैं किसी सेंटेंस में तो आप समझ जाइए संबंधवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है। जैसे उदाहरण में यहाँ देखिए, वह कौन है जो बाहर खड़ा है, यानी बीच में क्या क्या दिखाया, यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया बाहर वाले और अंदर वाले के बीच में कि भाई वो जो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है वो कौन है, ठीक है, तुम्हारा क्या लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक संबंध दर्शा दिया। या फिर कि जो पेन तुम ले रहे हो वह मेरी है, ठीक है, तो जो शब्द का प्रयोग हुआ यानी संबंध दिखा दिया कि जो तुम ले रहे हो ना वही वाली है मेरी। तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे। छठा और आखिरी टाइप है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको तो बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर और भी कुछ नहीं देखा, आपने किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कहीं पर देख लिया तो आप समझ जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखने को आए तो क्या लिखोगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे पूछ लूँ तुम्हारा क्या नाम है, बताइए आप सभी लोग तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने प्रश्न किया, आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है, तो मैंने कौन से सर्वनाम का यूज किया, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें क्या, कहाँ, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी मैंने आपसे प्रश्न किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी मिले उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है, कार्य, ठीक है, या करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है, कार्य। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर कि क्रिया क्या होता है, वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या होगा क्रिया का, जैसे नहाना, बैठना, लिखना, चलना, फिरना, उठना, गाना, नहाना, ये सभी क्रिया की, क्योंकि कोई ना कोई काम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जहाँ भी कोई काम है वही क्रिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सहकर्मक क्रिया कौन सी होती है, चलिए बहुत आसानी के साथ अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की क्लास की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, कल
कल आपको पूरी PDF इसकी मिल जाएगी, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे बेहतरीन तरीका बताऊँ आपको याद करने का, कि जैसे कोई भी मैराथन क्लास आप यहाँ पर लेंगे मेरी, तो आप एक काम करिएगा कि आपका पेपर जिस भी डेट में है, मान लिया हिंदी का पेपर आपका जो भी डेट में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, जो भी आपकी डेट है, तो आप उससे पहले दिन शाम को ईयरफोन्स लगा के फ़ोन को साइड में रखकर लेट जाइएगा जब सोएंगे आप, ठीक है। और आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुनते रहिए। मैं पूरा आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी, पूरा का पूरा। इसी वीडियो को आप फिर से चला करके ईयरफोन लगा करके लेट जाइएगा, आपको खुद ब खुद सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं रिवाइज करने के लिए, और PDF से भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़े उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक, यानी कर्म के सहित। सकर्मक, कर्म के सहित, जिसमें कर्म हो उसे कहेंगे सकर्मक। उदाहरण, मंजरी किताब पढ़ती है। मंजरी क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो पढ़ने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। पढ़ना क्या है? एक काम है, ठीक है, काम ही तो है पढ़ना एक। और अकर्मक क्रिया क्या है? कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा ना हो, कर्म की आवश्यकता ना पड़े, तो उसे अकर्मक क्रिया, यानी कर्म नहीं होता उसमें। उदाहरण, हंसना और रोना। क्या हंसने और रोने का कोई काम होता है? बिल्कुल नहीं होता। जब मन में कोई भाव आया हंस दिए, जब मन में कोई इस तरह का भाव आया, नेगेटिव आया, तो रो दिए। क्या कुछ काम हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। पढ़ने में तो एनर्जी लगती है, तो वहाँ काम हो रहा है। अब सकर्मक क्रिया के भी दोस्तों दो भेद होते हैं। एक तो होता है एक कर्मक, ठीक है, और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे हम कहेंगे अकर्म, एक कर्मक। और जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे कहेंगे द्विकर्मक, ठीक है। जैसे एक कर्मक का उदाहरण क्या है? राधिका गाना गा रही है। तो एक कर्म हो रहा है क्या? गाना गाने का। कौन कर रही है? राधिका। एक करता है और एक ही कर्म है। लेकिन द्विकर्मक में क्या होगा? क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ेगा। जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है, ठीक है। किससे? गाय से। क्या दूहता है? दूध। तो दो कर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको समझ में आ गया एक कर्मक और द्विकर्मक के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब चलिए, जैसे राम सीता से पत्र लिखवाता है, तो यानी दूसरे से काम करवा रहा है। और काम क्या करवा रहा है? पत्र लिखवाने का। तो यदि हम किसी दूसरे से काम करवाए या दूसरे से कोई काम निकाले, तो वहाँ भी आप समझ लीजिए द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? 5 भेद होते हैं। आपको बस इनके नाम देख लेना है, इनकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो रचना के या प्रयोग के आधार पर यदि क्रिया के भेद पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे? 5 होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पहले ही पूर्ण हो चुका हो कार्य, वो क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको पांचों के पांचों नाम एक बार और याद कर लेने हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये 5 भेद होते हैं रचना या प्रयोग के आधार पर। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे विशेषण। क्रिया हो गया, समास हो गया, अब हम बात करेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है? संख्याबोधक विशेषण, तीसरा क्या है? परिणाम बोधक विशेषण, और चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चारों के नाम आपको याद हो गए कौन कौन से? गुणवाचक या गुणबोधक, संख्याबोधक, परिमाण बोधक, परिणाम बोधक और सार्वनामिक। यानी किसी में गुण बताया जाता है, जिसमें संख्या बताई जाती है वो संख्या बोधक, जिसमें परिणाम बताया जाता है तो परिमाण बोधक, जिसमें संकेत किया जाता है या सर्वनाम का यूज होता है वो सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया आपको? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण क्या होता है, इतना ही यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए विशेष से जानेंगे। विशेष से क्या होता है, ये पूछा भी जाता है। विशेष से दोस्तों विशेषण शब्द जिस शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कह देते हैं, विशेष्य कह लेते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कह देते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। विशेष्य क्यों कहेंगे, उदाहरण के थ्रू आप समझिए। जैसे लाल गाय, गाय क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता किसने बताई, लाल शब्द ने। तो लाल क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण होगा। ठीक है, तो वे विशेषण जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे विशेष्य। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेष्य कह देंगे। समझ में आ गया आपको विशेषण और विशेष्य के बीच में डिफरेंस, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्र का मतलब होता है पहले। अब आगे समझिए क्या होता है, इसका मतलब कहाँ यूज होगा। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण की बात थी, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बता दे। विशेषण अपने आप में विशेषता बताता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो उस विशेषता की भी विशेषता बता दे। ऐसा भी संभव है क्या, हाँ है। चलिए जाने कैसे, उदाहरण देखिए आप, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कैसे संभव है। उदाहरण में यहाँ देखिए, पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। ठीक है, पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। तो साहसी क्या है, अपने आप में विशेषण है, लेकिन साहसी से पहले यदि हम बड़े लगाते तो इसकी मतलब इसकी और भी ज़्यादा विशेषता यहाँ पर बता दी बड़े शब्द ने, कि बड़े ही साहसी है। तो यानी ये क्या हो गया, प्रविशेषण। विशेषण से पहले लगा और विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण शब्द। इसमें क्या है, बड़े। विशेषण क्या है, साहसी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जैसे मैं कहूँ नीली गाय बहुत तेज दौड़ती है, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण हो गया। तेज अपने आप में विशेषण है कि गाय बहुत तेज दौड़ती है। तेज क्या हुआ, विशेषण है। अब तेज की भी विशेषता किसने बता दी, बहुत की, बहुत ही तेज दौड़ती है, तो वहाँ बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर। अब सीता बहुत सुंदर है, तो सुंदर अपने आप में क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है उसकी, लेकिन जब बहुत लगा दिया तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे, क्या है, वचन। वचन क्या होता है, तो शब्द के जिन रूप से संज्ञा सर्वनाम का बोध होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। या दोस्तों इससे इस तरीके से भी जिसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का, या इसको आप रहने ही दीजिए, आप यही करिए कि जिन शब्दों से संख्या का बोध एक या उससे अधिक होने का बोध हो उसे आप क्या कहेंगे, वचन कह देंगे। ठीक है, वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जो किसी संख्या का एक होना दर्शाता है, बहुवचन यानी एक से अधिक हो जाता है बहुवचन। ठीक है, एक से बहुवचन बनाने के दोस्तों तरीके भी होते हैं कुछ, जैसे एक का प्रयोग करके, ठीक है, यो का प्रयोग करके, ए का प्रयोग करके, तो हम इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन भी बना सकते हैं। अंतिम शब्दों में अगर हम इन शब्दों का प्रयोग कर दे तो ये बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक क्या है, पुस्तक एक किताब की बात हो रही है, ठीक है, और यदि हमने पुस्तकें कह दी तो यानी बहुत सारी पुस्तकें। पपीता एक है, पपीते कह दे तो बहुत सारे। मिठाई एक है, मिठाइयाँ कह दे तो खूब सारी। वस्तु कह दे तो एक है, वस्तुएं कह दे तो खूब सारी, यानी बहुवचन। ठीक है, अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। ठीक है, शेयर ज़रूर करना है। तो आज की क्लास में आपका पूरा सिलेबस 1 घंटे में हमने पूरा टारगेट रख के ख़त्म कर दिया है। हिंदी आपकी हो गई है कंप्लीट। खुश हो जाइए और इसका रिवीजन भी एक बार कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको क्लास कैसी लगी, मुझे इसका रेस्पॉन्स आपसे चाहिएगा। एंड फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, अगली मैराथन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। फैला दीजिए वीडियो को। सो बाय बाय गाइज।